हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 11वीं का फोर्स। तो आप सिलेबस को देखें तो सिलेबस के हिसाब से इसमें जो बतलाया गया है कि आपको पढ़ना है इंट्यूटिव कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स, इनर्शिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, momentum and Newton's second law of motion, impulse, Newton's third law of motion, law of conservation of linear momentum and its application। तो आइए सबसे पहले समझते हैं हम इंट्यूटिव फोर्स को। इसको समझने के साथ ही हम समझ पाएंगे कि व्हाट इज फोर्स, व्हाट फोर्स कैन डू, आफ्टर अप्लाइंग फोर्स व्हाट शुड बी डन एंड व्हाट इज ट्राई टू बी डू सो। तो इंट्यूटिवली फोर्स कैन बी अंडरस्टूड एज ए पुश और पुल। अब किसी स्टूडेंट से पूछिए, किसी टीचर से पूछिए, तो सबसे पहला उत्तर यही होता है कि फोर्स कैन पुश और पुल। और उसके बाद क्या होता है कि उसमें अगर मतलब उसका थोड़ा सा डिफिनेशन को एलिबरेट करेगा तो कहेगा फोर्स इज़ द एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ पुश एंड पुल। और मतलब इसको थोड़ा सा सब मिला करके एक डिफिनेशन बनाइए तो हम कह सकते हैं force is that physical cause whenever it is applied to a body it tries to change the position of the body or try to change the shape of the body or it may change or change the position of the body or may change the shape of the body or try to do so। तो इस तरह से हम फोर्स को समझ सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है इंट्यूटिव फोर्स। इंट्यूटिवली फोर्स कैन बी अंडरस्टूड एज ए पुश और पुल दैट वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट ऑन अनदर, और इन अनदर वे वी मे अंडरस्टैंड फोर्स टू बी ए फिजिकल कॉज व्हिच मेक्स चेंज द पोजीशन और शेप ऑफ द बॉडी और ट्राई टू डू सो। व्हेनेवर द फोर्स इज applied to an object it can accelerate, decelerate, change direction or deform depending on the circumstances। तो ये हम देखते हैं कि फोर्स क्या कर सकता है। तो कोई जो रुकी हुई वस्तु है तो उसको गति की अवस्था में ला सकता है, या मतलब गतिशील वस्तु है तो उसे गति को बढ़ा सकता है, या फिर उसके गति को घटा भी सकता है। मतलब हम जानते हैं ना कि व्हाट इज एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो किसी वस्तु में त्वरण उत्पन्न कर सकता है, किसी वस्तु के शेप में परिवर्तन कर सकता है, उसको रेस्ट से मोशन में ला सकता है, या मोशन से रेस्ट में ला सकता है, या मोशन में चेंज कर सकता है, या उसके दिशा में परिवर्तन कर सकता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं व्हेनेवर द फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट इट कैन एक्सीलरेट, डिसेलरेट, चेंज डायरेक्शन और डिफॉर्म डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस। अब इसके बाद हम इंट्यूटिव फोर्स को समझने के लिए दूसरे पॉइंट पर आते हैं, इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट। Forces arise from the interaction between two or more objects such as gravitational or electromagnetic fields. These forces can be attractive, pulling objects together, or repulsive, pushing objects apart depending on the nature of the interaction। इसके बाद इसी इंट्यूटिव फोर्स को ठीक से समझने के लिए हम तीसरे पॉइंट पर विचार करते हैं। ये तीसरा पॉइंट क्या है? फोर्सेस हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए फोर्स डिटरमाइंस इट्स स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी while the direction specifies the path along which the force acts। तो हम जानते हैं कि फोर्स क्या है, तो वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। अब मैग्नीट्यूड क्या करता है, तो मैग्नीट्यूड जो है सो फोर्स के स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करता है या इंटेंसिटी को, और डायरेक्शन क्या करता है, तो जिस पाथ पर वो वस्तु चल रहा है तो उसको स्पेसिफाई करता है। डायरेक्शन को स्पेसिफाई मतलब डायरेक्शन जो है सो फोर्स जिस पाथ के अलोंग चल रहा है उसके बारे में बतलाता है। अब इतना समझ लेने के बाद हम डिफरेंट टाइप ऑफ जो फोर्स है उसके बारे में समझ सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि बल वस्तु में त्वरण उत्पन्न कर सकती है, बल या बल के समूह किसी वस्तु में के चाल में परिवर्तन ला सकती है, या मतलब गति के दिशा में परिवर्तन ला सकती है, या उसके आकार में परिवर्तन ला सकती है, या ऐसा करने की कोशिश कर सकती है। अब बल में क्या है, तो मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स की बात करें तो एक होता है हमारा बैलेंस्ड फोर्स और एक होता है अनबैलेंस्ड फोर्स।
तो बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, वो त्वरण उत्पन्न नहीं कर सकता है, जिसको हम हिंदी में संतुलित बल कहते हैं। और इम्बैलेंस्ड फोर्स क्या कर सकता है, तो वस्तु में त्वरण उत्पन्न कर सकता है। इसके अलावा भी फोर्स है कोई जो भौतिक स्पर्श से आरोपित होता है, मतलब एक वस्तु को हम टच करके फोर्स को अप्लाई करते हैं, तो ये होता है हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स, विच इज़ अप्लाइड टू ए बॉडी विथ ए फिजिकल कॉन्टैक्ट। जैसे मतलब ये नॉर्मल फोर्स हो गया, मतलब जिसको हम अविलंब बल कहते हैं, या टेंशन फोर्स हो गया, या मतलब जो फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। और दूसरा होता है हमारा एक्शन एट डिस्टेंस फोर्स, तो ये दूरी से ही आरोपित होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी बॉल को हम उछाल दिए, तो बॉल पृथ्वी की ओर गिरती है ना, तो पृथ्वी तो उस पर बल लगा रही होती है, लेकिन वो पृथ्वी के कांटेक्ट में तो नहीं होता है। इसी हिसाब से अगर हम कोई मैग्नेट लेते हैं तो क्या होता है कि मैग्नेट के नज़दीक में हम अगर फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस को रख दें, अनुचुंबकीय पदार्थ को रख दें, तब मैग्नेट तो उसको खींच लेता है, लोहा को खींच लेता है, लेकिन वो तो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता है, फिजिकल टच में नहीं होता है। तो इस तरह से हम वस्तु का जो मतलब टाइप्स ऑफ फोर्स होता है उसको हम समझ सकते हैं कि टाइप्स ऑफ फोर्स, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्सेस इंक्लूडिंग ग्रेविटेशनल, electromagnetic, frictional, normal tension and applied forces. Each type of force has a specific characteristic and effects on object. By considering these aspects, one can develop an intuitive understanding of forces as the underlying causes of motion and the interaction between objects in the physical world. तो फोर्स इस तरह से हम समझ सकते हैं कि फोर्स एज एन एक्सटर्नल effort in the form of push or pull produces or tries to produce motion in the body at rest, stops or tries to stop a moving body, changes or tries to change the direction of motion of the body. अब ये हो सकता है कंटैक्ट में भी हो सकता है और नॉन कंटैक्ट में भी हो सकता है। तो नॉन कंटैक्ट में होगा तो एक्शन एट डिस्टेंस फोर्स होगा ये। अब न्यूटन जो नाम के वैज्ञानिक हुए हैं, सर आइजैक न्यूटन, जो मतलब फिजिसिस्ट भी थे, मैथमेटिशियन भी थे, एस्ट्रोनॉमर थे, थियोलॉजिस्ट थे और ऑथर भी थे। तो फोर्स के में इन्होंने बहुत सारा काम किया है। इनका जो जन्म हुआ 1642 ईस्वी में और देहांत हुआ 1726 ईस्वी में। तो इनके सम्मान में फोर्स का जो यूनिट है उसको रखा गया है न्यूटन। ठीक है, तो न्यूटन हो गया एसआई यूनिट। अब न्यूटन हम जानते हैं कि फोर्स बराबर होता है ma, मतलब ये हो गया मास और m हो गया मास और a हो गया एक्सीलरेशन। तो न्यूटन को हम लिख सकते हैं 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर उसका दूसरा जो यूनिट होता है CGS में वो होता है डाइन, 1 डाइन बराबर 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। और इनर्शिया से ही जो इनर्शिया का जो लॉ है जो गैलीलियो साहब दिए थे उसी से निकला है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो फोर्स के साथ अब तीनों जो लॉ ऑफ मोशन है न्यूटन का वो एसोसिएटेड है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि इनर्शिया क्या होता है। तो कोई वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहती है, अर्थात अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, यही हो गया हमारा इनर्शिया। द इनर्शिया इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी व्हिच अपोजिट इट्स स्टेट ऑफ चेंजिंग। तो इस तरह से हमारा ये हो गया। और उसके बाद हम समझ सकते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय सम एक्सटर्नल फोर्सेस टू चेंज द स्टेट। सेकेंड लॉ कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर momentum of a body is directly proportional to the external force applied on it, and this change in momentum takes place in the direction of applied force. तो अगर मोमेंटम को हम p से लिखते हैं तो स्मॉल मोमेंटम को किस से लिखेंगे, dp से। तो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होगा, dp बटे dt के। चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब dp बटे dt। और फिर इसको लिख सकते हैं कि f इज इक्वल टू dp अपॉन dt। तो ये हो जाएगा फोर्स बराबर हो जाएगा हमारा dp बटे dt को हम लिख सकते हैं mdv बटे dt। तो फोर्स बराबर हो जाएगा mdv अपॉन dt, और dv बटे dt बराबर a होता है। तो फोर्स बराबर हो जाएगा ma। या नहीं तो कोई m मास का वस्तु है, उसका वो u वेग से चल रहा है और t समय तक उस पर f फोर्स लगता है तो उसका वेलोसिटी हो जाता है v। तो चेंज ऑफ मोमेंट, ये मोमेंटम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा mv माइनस mu बटे t।
तो F बराबर हो गया एम वी माइनस एम ई एम वी माइनस यू बटे टी, और वी माइनस यू बटे टी बराबर ए होता है। तो F बराबर एम वी माइनस यू बटे टी और F बराबर एम ए। तो सेकेंड लॉ से हमको निकलता है फोर्स का डेफिनेशन या फोर्स का फार्मूला। इसके बाद हम तीसरे जो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है जो कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, और ये अलग अलग डिफरेंट वस्तु पर कार्य करता है। इस तरह से हम बल और मतलब न्यूटन्स के नियम को संक्षेप में समझे।